रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो खातमुन नबिय्यीन बनकर आए। बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा कल हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमडी कैट के सिलेबस में से यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर से पीरियड्स के बारे में था। मैंने आपसे कहा था कि आपने अपनी बुक में जो पहले 3-4 पेजेस हैं उनको अच्छी तरह रीड करना है, ख़ास तौर पर जो पीरियोडिक टेबल की एक्सप्लेनेशन है जिसमें उसने लिखा हुआ है लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड, एफ ब्लॉक, ठीक है, और नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट ये सारी चीज़ें अच्छी तरह गौर से रीड करने वाली हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ कल हमने डिस्कस कर ली और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके जिम्मे लगाई थी कि पार्ट 1 के सिलेबस में हम पढ़ चुके हैं, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आज हमने बाकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उनको डिस्क्राइब करना है। पहले है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तीसरी प्रॉपर्टी आज की है ऑक्सीडेशन स्टेट और चौथी प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन एनर्जी। अब वन बाय वन इनको अच्छे तरीके से समझ लें, गौर से सुनकर। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको EN से जाहिर करते हैं। पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक में भी आपने चैप्टर नंबर 6 से ये टॉपिक पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है इसकी, और पार्ट 2 की बुक में से भी ये टॉपिक अगर आपको मिले तो पढ़ना है। डेफिनेशन इसकी क्या है कि ये रिलेटिव टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने याद रखना है कि ये आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी नहीं है। इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूनिट्स इसके नहीं होते चूंकि ये रेफरेंस स्केल पर फ्लोरीन के रेफरेंस से बनाई जाती है। पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने फ्लोरीन को 4 वैल्यू दी थी। फ्लोरीन की पॉलिंग स्केल में वैल्यू क्या थी? 4। तो जो पॉलिंग स्केल है उसके मुताबिक फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या कंसीडर की गई है? 4। तो हमारे पास एक रेफरेंस स्केल है कि जितने भी एलिमेंट्स बॉन्ड बना सकते हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, ठीक है। इसके बाद 1.7 वाला जिक्र आपने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 हो दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना चुके हैं, तो वो 50% कोवलेंट करेक्टर होगा, 50% आयनिक होगा। तो अगर पहले आपको नहीं याद तो इसको लिख लें। 4 पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, इसके अंदर 4 चीजें हैं। पहली चीज है कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 है बॉन्डेड एटम का, तो 50% आयनिक, 50% कोवलेंट होगा। अगर वो डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो वो मोर आयनिक और लेस कोवलेंट होगा, और अगर वो डिफरेंस 1.7 से कम है तो दैट बॉन्ड विल बी द मोर कोवलेंट एंड लेस आयनिक। और अगर वो डिफरेंस 0 है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है H2 में, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड है F2 में, तो डिफरेंस 0 है तो वो बॉन्ड 100% कोवलेंट होगा, नॉन पोलर होगा। आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं बॉन्डिंग वाले यूनिट में कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, लेकिन 100% कोवलेंट हो सकता है जब सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड हो। तो दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, डिफरेंस 1.7 हो दो बॉन्डेड एटम का तो 50% आयनिक, 50% कोवलेंट, ठीक हो गया, लिख लिया। दूसरा है अगर डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो बॉन्डेड एटम का तो दैट विल बी मोर आयनिक एंड लेस कोवलेंट। ये आयनिक बॉन्ड्स होंगे इसमें सारे, जैसे NaCl, सीजियम फ्लोराइड, KCl, MgCl2। तीसरी बात कि अगर डिफरेंस बॉन्डेड एटम का 1.7 से कम हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दैट विल बी मोर कोवलेंट। तो अगर डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो दैट विल बी मोर कोवलेंट, यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक करैक्टर कम होगा, जिसको पार्शियली आयनिक कहते हैं या पार्टली आयनिक कहते हैं, आपकी बुक में टेबल में लिखा हुआ है। चौथी बात यह है कि अगर डिफरेंस 0 हो बॉन्डेड एटम के दरमियान, सिमिलर एटम्स हैं, तो वो 100% कोवलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। ये 4 पॉइंट मैंने 2 दफा रिपीट कर दिए, इनको लिख लें अपने पास, ये बड़ी अहम बात है। आगे चलें जी। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि हमें इसमें पोलैरिटी का पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड कितना पोलर है। पार्ट 1 में ये डिटेल से आप पढ़ चुके हैं, हम इससे डायपोल मूवमेंट वगैरह मुख्तलिफ वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, ज्योमेट्रीज का अंदाजा होता है,
मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटीज का अंदाजा होता है कि अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो कितना पोलर है, नॉन पोलर है तो किस वजह से नॉन पोलर है, ये इंपॉर्टेंस है इसकी। ये बड़ी अहम बात है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फिर दोबारा याद रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये टेंडेंसी है ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाने की एबिलिटी है। ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे वो नेगेटिव आयन नहीं बना रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किलो जूल पर मोल में है और मोस्टली रिलीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है, रेफरेंस स्केल फ्लोरीन है जिसकी वैल्यू 4 है। और ये आइसोलेटेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। तो ये चीजें थोड़ा सा डिफरेंस के हिसाब से आपने याद रखनी है। ये पॉइंट 1.7 वाला इंतहाई अहम है, मैंने 2 दफा लिखवाया है, इसको गौर से सुन के लिख लें। ठीक हो गया, आगे चलें जी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नॉन मेटल में सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट कंडक्टर है, और वो भी मैंने ये एरोज बनाए हैं पैरेलल टू द लेयर्स। ग्रेफाइट इज कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर्स, जो उसकी लेयर्स हैं हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं, पैरेलल लेयर्स के साथ वो कंडक्टर है। परपेंडिकुलर टू द लेयर्स वो कंडक्टर नहीं है, याद रखिएगा। ओनली ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ओनली ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर। इस प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा हुआ है, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। मेटल में मैंने 2 कैटेगरीज बना दी है। नॉर्मल एलिमेंट्स में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी कम होती जा रही है। तो आप नॉर्मल एलिमेंट्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। लेकिन आप अपनी बुक का पेज नंबर 10 पार्ट 2 का देखेंगे, पार्ट 2 का पेज नंबर 10, तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि जो कॉइनेज मेटल है, कॉइनेज मेटल किसे कहते हैं, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड को। ग्रुप नंबर 1B, ग्रुप नंबर 1B के जो एलिमेंट है वो कॉइनेज मेटल कहलाते हैं। ये बेस्ट कंडक्टर है, और इनमें तरतीब क्या है, सबसे ज्यादा कंडक्टर सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम। ये ओवरऑल मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो पहले 3 हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और कॉइनेज मेटल है, और एल्यूमिनियम आपको पता नॉर्मल एलिमेंट है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए बेस्ट कंडक्टर पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं जो यूज होते हैं एज अ कंडक्टर, तो एज अ कंडक्टर यूज होने वाले कंडक्टर जो हैं वो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम वगैरह हैं। तो ये एज अ कंडक्टर यूज होते हैं। ठीक है, इसकी सारी टॉपिक की आपने रीडिंग करनी है, और इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेनी है। अगले टॉपिक में आए ऑक्सीडेशन स्टेट। बुक से डेफिनेशन करें, पार्ट 1 की बुक में इसके डेफिनेशन और इसके रूल दिए हुए हैं। पार्ट 1 की बुक में डेफिनेशन भी है, रूल भी है। अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड, जब एटम कंबाइंड स्टेट में होता है उसके ऊपर अपेरेंट चार्ज क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो इसके रूल पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़े अच्छे तरीके से किए, इनकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी मैंने करवाई हुई है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा वही एग्जांपल्स कर सकते हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 की बुक में से ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक पढ़े। पार्ट 1 की बुक में कहाँ पे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, जहाँ पे रूल्स मेंशन है, वो रूल्स एक दफा रीड कर लें। पार्ट 2 की बुक में पेज नंबर 9 के ऊपर ये टॉपिक है, उसमें कुछ एग्जाम्पल है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका ग्रुप नंबर के साथ बड़ा अहम रिलेशन है, तवज्जो से सुनकर लिख लें। ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 1A कौन से हैं, सोडियम। ग्रुप नंबर 1A के जब एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं अपने कंपाउंड में +1 में होते हैं। ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट अपने कंपाउंड्स में +2 में होते हैं। ग्रुप नंबर 3A के एलिमेंट अपने कंपाउंड में +3 में होते हैं मोस्टली। इसी तरह जो ग्रुप नंबर पहले जो 3 ग्रुप है ये, इनमें नॉर्मली जो है चंद एक एक्सेप्शन के साथ ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड 1, 2 और 3। अब आ जाए ग्रुप नंबर 4, कार्बन सिलिकॉन, +4 भी शो करते हैं, -4 भी शो करते हैं, ग्रुप नंबर 4 है। ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 4 के बाद ग्रुप नंबर 5 में आ जाए। ग्रुप नंबर 5, 6 और 7, इनके लिए जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए चाहिए वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए चाहिए ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। कैसे, ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। ग्रुप नंबर 5 का वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। ग्रुप नंबर बेसिकली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स में। ग्रुप नंबर 5 के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, इसका मतलब है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 3। जैसे ग्रुप नंबर 5 में नाइट्रोजन फास्फोरस है, तो ये अपने कंपाउंड में देखें नाइट्रोजन और फास्फोरस PCl3 वगैरह में, और NH3 में नाइट्रोजन +3 है, ठीक है। NH3 PCl3 में फास्फोरस +3 है, NH3 में नाइट्रोजन -3 है। प्लस माइनस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डिसाइड होता है। ग्रुप नंबर 6 ऑक्सीजन सल्फर वाला ग्रुप है, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन है वो 2 है। ग्रुप नंबर 7 फ्लोरीन क्लोरीन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो ग्रुप नंबर कौन से हैं, ग्रुप नंबर 5, 6 और 7, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्टेट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 माइनस ग्रुप नंबर, 8 माइनस ग्रुप नंबर, या ऑक्टेट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4, ये जो 4 ग्रुप हैं इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होता है। मोस्टली एक्सेप्शंस भी हैं, वो मैं बताता हूँ। ग्रुप नंबर 5, 6, 7 में ऑक्टेट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या आप कह लें 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो जो वैल्यू आएगी वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली होता है। एग्जाम्पल में देखें ऑक्सीजन -2, -1, -1/2, +2 में एग्जिस्ट करती है। अब मैंने 4 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, इसकी एग्जाम्पल अब लिखवा रहा हूं, अपने पास लिख लें। ऑक्सीजन -2 वाटर के अंदर होती है। नॉर्मल ऑक्साइड जितने भी हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, जितने भी नॉर्मल ऑक्साइड हैं उनमें ऑक्सीजन -2 है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 है। H2O2 पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 है, ठीक हो गया। -1/2 किस में होती है, सब ऑक्साइड में। इसकी एग्जांपल आप पार्ट 2 में पढ़ते हैं, KO2, पार्ट 2 में इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी है KO2 -1/2। -1/2 के लिए एग्जांपल लिख लें, आपने पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़नी है KO2, KO2 पोटाशियम सब ऑक्साइड, ठीक है। -2 किस में हुई, नॉर्मल ऑक्साइड में। -1 किस में हुई, पर ऑक्साइड में। -1/2 सब ऑक्साइड में। और +2 की एक ही एग्जांपल है, आप पार्ट 1 के उसमें रूल्स वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, OF2 +2 ऑक्सीजन। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, OF2। OF2 में फ्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन -1 होता है, 2 फ्लोरीन -2 और ऑक्सीजन को +2 मिलता है। नॉर्मली ऑक्सीजन -2 में है नॉर्मल ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड में -1 में है, सब ऑक्साइड में, ठीक है, सुपर ऑक्साइड में और सब ऑक्साइड वगैरह में -1/2 में होती है, +2 सिर्फ OF2 में है, ठीक है। तो ये बेसिकली पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है। पहले मैंने शायद सब कह दिया, ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है। ये है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। सब ऑक्साइड में और कम होती है, तो ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में -1/2 है, KO2। सल्फर -2, +2, +4, +6। सल्फर की बहुत सारी एग्जांपल आपकी बुक में भी दी हुई है। मैं +6 से शुरू होता हूँ। H2SO4, SO3, H2SO4, SO3, इसमें सल्फर +6 में है। दोबारा सुन लें, सल्फर +6 में कहाँ होती है, H2SO4 में सल्फर जो है, और SO3 में जो सल्फर है। और भी एग्जांपल होंगी। +4 में सल्फर कहाँ होती है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। या +4 में कहाँ होती है सल्फर, दैट इज इन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस में सल्फर +4 में है। इस तरह +2 -2 में भी होती है, जैसे H2S में सल्फर -2 है। जो थायोसल्फेट्स होते हैं, H2O4 ग्रुप जिनके अंदर होता है माइनस के साथ रेडिकल, उसमें सल्फर +2 भी होती है। इस तरह नाइट्रोजन -3, +3 और +5 भी होती है। नाइट्रोजन की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 भी हो सकती है, जैसे NO3 में नाइट्रोजन +6 भी है, तो नाइट्रोजन में भी +6 और भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो सकती है। -3 में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे NH3 है, NH3, ठीक है। और +3 में एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, NF3, -3 में एग्जांपल मैंने क्या दी है, NH3 अमोनिया, और +3 में मैंने एग्जांपल आपको दी है NF3। इस तरह +5, +6 मुख्तलिफ HNO3, HNO2 पार्ट 1 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं।
फ्लोरीन की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज -1। जब फ्लोरीन अपने कंपाउंड में होता है, जैसे HF है, पोटाशियम फ्लोराइड है, तो इसमें फ्लोरीन -1 में होता है अपने कंपाउंड में। क्लोरीन अपने कंपाउंड में -1 में भी होता है, जैसे KCl, KNO3 वगैरह में +1 +3 +5 +7 में भी होता है। ये पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे कल अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ये जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ये ऑक्सीजन के कौन से एसिड हैं? क्लोरीन के ऑक्सी एसिड, जिनमें जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि +1 किस में होता है? HClO। +3 किस में होता है? HClO2। +5 क्लोरीन किस में होता है? HClO3। और +7 किस में होता है? +5 होता है HClO3, और ये +7 होता है HClO4 में। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके इसका डाटा लिख सकते हैं। तो नॉर्मली क्लोरीन -1 में होता है, जैसे NaCl, KCl, HCl में। +1 +3 +5 +7 में भी होता है, लेकिन किस में? ऑक्सी एसिड में, जैसे मैंने कहा HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो यहाँ +1 से लेकर +7 तक होगी। अब आ जाए जी हाइड्रेशन एनर्जी। डेफिनेशन बुक से करनी है, पार्ट 2 की बुक में पेज नंबर 11 पे डेफिनेशन है। बेहतर है कि उसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लें। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो ज्यादा जगहों पे नजर आती है, वो ये है कि ये एनर्जी रिलीज होती है। बुक में लिखा हुआ है रिलीज या एब्जॉर्ब, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको थोड़ा सा इस अंदाज में याद रखें। बेहतर अंदाज ये है कि ये डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल गैसियस आयंस आर गेट हाइड्रेटेड। वहां हाइड्रोजन की एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, उसकी वैल्यू भी दी गई है, उसकी वैल्यू को याद रख लें तो अच्छी बात है कि जब 1 मोल गैसियस आयन के, फर्ज करें हमारे पास हाइड्रोजन गैसियस आयन थे, इसको वाटर ने सराउंड कर लिया और क्या बन गया? H3O। ठीक है, एक्वस बन गया। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। अब गौर से सुने, गौर से बात ये सुने कि हाइड्रोजन गैसियस था, इसको जब वाटर ने सराउंड किया तो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई? पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स। क्या कहते हैं इसको? आयन डाइपोल फोर्स। के वाटर पोलर है, डाइपोल है, और हाइड्रोजन आयन आयन है या कोई भी गैसियस आयन है। जब वाटर उसको इंटरेक्ट करेगा तो उस इंटरेक्शन के दौरान जब भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब दो चीजों के दरमियान बॉन्ड बने तब भी एनर्जी रिलीज होती है, जब दो चीजों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो तब भी एनर्जी रिलीज होती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? जरा गौर से देखें, चार्ज टू साइज रेशियो। इसको हम इकट्ठा बोले अगर चार्ज टू साइज रेशियो को, तो चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। चार्ज ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। देखें, एल्यूमिनियम का चार्ज ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। मैग्नीशियम का चार्ज कम है, +2, हाइड्रेशन एनर्जी कम है। सोडियम +1, हाइड्रेशन एनर्जी कम है। अगली बात, हाइड्रेशन एनर्जी साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। आप पढ़ते हैं कि कल भी पढ़ चुके हैं, डाउन द ग्रुप जाए तो साइज ऑफ एटम जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने के साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो मैंने देखें इन सब का चार्ज सेम है, +1 +1 +1 +1 +1। तो ग्रुप नंबर 1 में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि अब इन दो केसेस में, ये जो पहले दो केसेस हैं और यहाँ पे ये जो केस है, ये 3 केस जो हैं, इन तीनों में चार्ज सेम है। अब किस पे डिपेंड कर रही है हाइड्रेशन एनर्जी? साइज पे। जब साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। सबसे बड़ा साइज सीजियम का है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम है। सबसे छोटा साइज लिथियम का है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। सबसे छोटा साइज ब्रिलियम का है ग्रुप नंबर 2A में, तो ब्रिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, साइज का इनवर्स रिलेशन है। बेरियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है। हैलोजन में फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि साइज छोटा है। जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज में इंक्रीज आती है, तो इस इंक्रीज इन साइज की वजह से क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी साइज बढ़ने से डिक्रीज होगी। ये जो 4 रिलेशन लिखे हैं, बुक से वैल्यूज को रटाना लगाए, ना ही वैल्यूज आती हैं। सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है अपनी बुक से, हाइड्रोजन वाली। बाकी ये 4 रिलेशन याद रखना अब आपका काम है। ठीक हो गया? जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं इन प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई अनयूजुअल ट्रेंड नहीं है। आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में अनयूजुअल ट्रेंड है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अनयूजुअल ट्रेंड नहीं है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसके बाद क्लोरीन की है, इसके बाद ब्रोमीन की है, इसके बाद आयोडीन की है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में अनयूजुअल ट्रेंड आप पढ़ चुके हैं, ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, फिर ब्रोमीन की आती है, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आती है आयोडीन की। ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में डिफरेंस है कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है ये अनयूजुअल नहीं है, ये नॉर्मल है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की है, फ्लोरीन की भी क्लोरीन से कम है, ब्रोमीन की भी फ्लोरीन से कम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये याद रखने वाली बात थी। ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। आगे इस चैप्टर के आखिरी 2 पॉइंट है हेलाइड्स एंड ऑक्साइड। अब हेलाइड्स की तरफ आते हैं। डेफिनेशन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन। बुक में लिखा हुआ है कि आपने क्लोराइड लाजमी अच्छी तरह करने हैं, क्लोराइड। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन आर कॉल्ड हेलाइड्स। इसी तरह बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड। क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन के बाद टाइप्स की तरफ आए। आयनिक, पॉलीमेरिक एंड कोवलेंट। आयनिक, पॉलीमेरिक एंड कोवलेंट। अब जरा गौर से देखें। पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट ग्रुप नंबर 1 से होता है। ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A, ये एलिमेंट्स मोस्टली क्या बनाते हैं? आयनिक हैलाइड बनाते हैं। ग्रुप नंबर 3 में आयनिक हैलाइड की प्रॉपर्टी कम हो जाती है और वो पॉलीमेरिक बनाता है। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, 7 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि 7 खुद हैलाइड्स हैं, हैलोजन्स हैं। ये प्रॉपर्टी ऐसा ऐसा आयनिक से पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक से कोवलेंट की तरफ जाती है। इसका मतलब है आयनिक हैलाइड की प्रॉपर्टी, जरा गौर से देखें, अब ट्रेंड की तरफ आ गया हूं मैं। आयनिक हैलाइड की प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में किस तरफ शिफ्ट हो रही है? कोवलेंट की तरफ। इसका मतलब है आयनिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। आयनिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है हैलाइड का, ठीक है। और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है आयनिक करैक्टर। ठीक हो गया। अब ये मोस्टली कोवलेंट है और कोवलेंट करैक्टर यहां तो नहीं था, इस तरफ जाते जाते कोवलेंट होता जा रहा है। जो जो आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो करैक्टर कोवलेंट होता जा रहा है। इसका मतलब है कोवलेंट करैक्टर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और टॉप टू बॉटम कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज होगा। और आपकी बुक में स्टेबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। स्टेबिलिटी, ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हैलाइड। कोवलेंट करैक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, डाउन टू बॉटम डिक्रीज होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हैलाइड में आपने पढ़ा है कि मोस्ट स्टेबल इज अ HF। HF इज अ मोस्ट स्टेबल एंड बिस्मिथ फ्लोराइड एंड लेड फ्लोराइड आर लीस्ट स्टेबल। लेड के और बिस्मिथ के जो फ्लोराइड हैं ये लीस्ट स्टेबल हैं और HF के फ्लोराइड मोस्ट स्टेबल हैं। ये इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट बॉन्ड। इसकी वजह से एक तो ये बात याद रखनी है। फिर इस टॉपिक के एंड में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इनमें से कुछ हैलाइड ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इस तरह NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो हाइड्राइड है। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड ग्रुप नंबर 7 की चेंज हो जाती हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज में बेटा जब आयनिक हैलाइड्स हैं तो साफ ज़ाहिर है वो क्या होंगे? प्रॉपर्टीज में यहां मेंशन कर रहा हूं। आयनिक जो हैलाइड होंगे वो साफ ज़ाहिर है, आयनिक जो होंगे वो सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जो कोवलेंट होंगे वो क्या होंगे? वो या तो गैस होंगे या लिक्विड होंगे या सॉफ्ट सॉलिड होंगे। ऐसे सॉलिड होंगे जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। दोबारा सुन लें, आयनिक हैलाइड में आप मैट्रिक लेवल से 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आयनिक बॉन्ड होता है तो कंपाउंड हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आयनिक की प्रॉपर्टी ये है। ये जो कोवलेंट हैं ये क्या है? कोवलेंट हैलाइड जो हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं या लिक्विड में होते हैं या उनमें लो मेल्टिंग पॉइंट सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। आपने अपनी बुक में एक एक लाइन इसकी पढ़ के जो वैल्यूज वगैरह भी दी हुई हैं पैराग्राफ के अंदर वो भी याद रखनी है। बुक में एक और चीज लिखी हुई है कि ये आयनिक है, ये पार्टली आयनिक है, ये पार्टली कोवलेंट, फिर कोवलेंट हो गया। तो वो कहने का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आयनिक से किसकी तरफ ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा है? कोवलेंट की तरफ। ये सारी एग्जांपल मैंने बुक से दी है। उस टेबल को एक नजर लाजमी देखना है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड, उस टेबल में मिस्टेक भी है लिखने में। आप ये देखें, ये आयनिक है, लेस कोवलेंट है, ये लेस आयनिक हो गया और पार्टली
आयनिक कहलाए जा सकते हैं। ये पार्टली आयनिक के बाद पार्टली कोवलेंट होते होते कोवलेंट हो गए, तो उसको आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। बहरहाल कहने का मतलब है कि आयनिक से ट्रेंड किसकी तरफ शिफ्ट होता है, कोवलेंट की तरफ। अब आते हैं जी ऑक्साइड की तरफ। ऑक्साइड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड। टाइप्स देखें, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। सिमिलरली उसी तरह ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं, जिस तरह ऊपर था। ग्रुप नंबर 3 के में से एल्यूमिनियम जो है और ब्रिलियम ग्रुप नंबर 2 में से जो है ये कौन से ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। और आखिर वाले जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं। इसका मतलब है कि ऑक्साइड का ट्रेंड बेसिक से किसकी तरफ शिफ्ट होता है, एम्फोटेरिक की तरफ जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और एम्फोटेरिक से एसिडिक की तरफ। जरा गौर से देखें, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ये ग्रुप नंबर 3 का है, ये ग्रुप नंबर 2 का है, ये ग्रुप नंबर 2B का है, तो ये मैंने मिक्स करके लिखे हैं। ये ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, 6 और 7, जो जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेसिक प्रॉपर्टीज कम होती जा रही हैं, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट जाने से। और लेफ्ट टू राइट जाने से एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये बुक में भी एग्जांपल पैराग्राफ के अंदर भी दी हुई है, उनको अच्छे तरीके से याद करें। और अब इनको बेसिक और एसिडिक क्यों कहते हैं, बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। ये ट्रेंड अच्छे तरीके से याद रखें। बुक में एग्जांपल दी गई है कि भाई अगर हमारे पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, और ग्रुप नंबर 2 का की उसने बड़ी वाजे करके एग्जांपल दी है, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, रेडियम चूंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए उसको मैं इसमें नहीं लिख रहा। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक है इन कैरेक्टर वो बेरियम ऑक्साइड है। सबसे ज्यादा बेसिक इन कैरेक्टर क्या है, बेरियम ऑक्साइड। चूंकि टॉप टू बॉटम बेरियम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो ये लेस बेसिक है, ये मोर बेसिक है। इस टॉपिक के एंड पे उसने ऑक्सीडेशन नंबर, मैंगनीज की 4 ऑक्सीडेशन डिफरेंट स्टेट दे के उसने कहा है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करे तो तब भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में वेरिएशन आती है, वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब आते हैं फिर प्रॉपर्टी की तरफ। तो बेटा बेसिक ऑक्साइड मोस्टली आयनिक होते हैं। बेसिक ऑक्साइड मोस्टली क्या होते हैं, आयनिक। एसिडिक ऑक्साइड मोस्टली क्या होते हैं, कोवलेंट। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो कोवलेंट बेसिक दोनों नेचर रख सकते हैं, कोवलेंट और आयनिक। अब प्रॉपर्टीज में एक और बात है कि बेसिक ऑक्साइड को बेसिक क्यों कहते हैं। बेसिक ऑक्साइड विल प्रोवाइड बेस इन वाटर। जब आप बेसिक ऑक्साइड को पानी में हल करते हैं तो पानी में ये क्या प्रोवाइड करते हैं, पानी में ये बेस प्रोवाइड करते हैं। और जब एसिडिक ऑक्साइड को पानी में हल करते हैं, जैसे Cl2O7 को या SO3 को मैं पानी में हल करूंगा, कल हम एसिडिक रेन में पढ़ चुके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड जब पानी में हल होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसका मतलब है कि जब हम एसिडिक ऑक्साइड को पानी में हल करेंगे तो पानी की पीएच कम हो जाएगी, बेसिक ऑक्साइड को पानी में हल करेंगे तो पानी की पीएच बढ़ जाएगी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल बुक में लिखी हुई है कि एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एज एसिड एक्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी, इनको अच्छे तरीके से रीड करें, अच्छे तरीके से एक एक लाइन इनकी याद करें। ठीक है, इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलाइड की बुक वाली एक एक लाइन आपने याद करनी है। हेलाइड वाले टॉपिक की आखिरी लाइनों में उसने PbCl2 और PbCl4 का कंपैरिजन लिखा है, उसका डिफरेंस भी याद रखना है, कौन सा मोर कोवलेंट है, कौन सा मोर आयनिक है। उसमें एल्यूमिनियम के हेलाइड की एग्जांपल दी है, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड से एल्यूमिनियम ट्राइआयोडाइड तक, कौन सा मोर आयनिक है, कौन सा मोर कोवलेंट है। पैराग्राफ की एक एक लाइन में से ये चीजें देखनी है। और ऑक्साइड का मैंने आपको बता दिया कि बेसिक एम्फोटेरिक एसिडिक भी हैं, बेसिक मोस्टली आयनिक होते हैं, वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं। अच्छा, एक बात आखिर में दोबारा बता दूं कि बेटा मैंने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 बताया था, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। बच्चे कहते हैं जी HF का डिफरेंस तो 1.7 से ज्यादा है, ये आयनिक क्यों नहीं है। तो बात याद रखें, आयनिक बॉन्ड बनाने की शरायत है। उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि केटाइन जो है वो मेटल होना चाहिए। केटाइन क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। तो HF इज नॉट अ आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड आयनिक नहीं है, वाटर में ये आयोनाइज हो जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और ये 1.7 के डिफरेंस को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, ये एक्सेप्शनल केस है। और आयनिक बॉन्ड इसको क्यों नहीं कहते, क्योंकि H इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। तो ये याद रखना है कि
डिफरेंस वाले फार्मूले के मुताबिक जनरली एच एफ इस फार्मूले को डिसोबे कर रहा है, हालांकि उसको आयनिक होना चाहिए, वो कोवलेंट है। वजह क्या है कि वजह ये है कि उसमें केटाइन मेटल नहीं है, उसमें जो एच है वो नॉन मेटल है और उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, दैट इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये चीजें इस तरीके से गौर से दोबारा सुने, बार बार सुने, जो जो चीजें मैंने लिखवाई हैं उनको लिखें, ठीक है, और अपने लेक्चर नोट्स बनाएं। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेक्चर नंबर 8 पार्ट 1 में जब मैंने आपको करवाया था यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो उसमें से मैंने कल आपको डिटेल भी बताई है, ग्रुप में भी शेयर किया है, वहां से तैयार करें, जहां समझना है वहां मुझसे क्वेश्चन पूछें। आज का ये लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह।